सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो ओपी गावा का बुक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो आप देख लीजिए। ओपी गावा का जो बुक है 4th एडिशन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें जितने सारे थिंकर्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और एक एक करके सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग प्लेटो साहब को पढ़ रहे हैं, फिर करके अरिस्टोटल, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो प्लेटो का हम लोग क्या समझने चाहिए, नेचर ऑफ द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, किस तरीके का नेचर है, तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन है कि प्लेटो 427 to 347 BC, यानी 427 BC में उनका जन्म हुआ और 347 BC में उनका मृत्यु हो गया। वॉज एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर के नाम से माना जाता है उनको, कि इज अ ग्रीक फिलोसफर हु इज रिगार्डेड टू बी द फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो उनको फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर के तौर पे वेस्टर्न ट्रेडिशन में माना जाता है प्लेटो साहब को। सोक्रेट्स जो उनका गुरु थे, सो 469 to 399 BC में 469 में जन्म लिए और 399 में उनका डेथ हो गया। तो सोक्रेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ बताए हुए हैं, है ना। बहुत सारी कहानियाँ भी बनता है कि सोक्रेट्स महान थिंकर थे, थॉट थे, और उनका जो शिष्य था वो प्लेटो था। बात बिल्कुल सही है, जो कि हिज मेंटर डिड नॉट प्रोड्यूस एनी राइटिंग। तो प्लेटो जो सोक्रेट्स थे वो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी कुछ सीखे थे प्लेटो इनसे, सोक्रेट्स से, उन्होंने सब सोक्रेट्स के नाम पे ही लिखे, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। सो डिड नॉट प्रोड्यूस एनी राइटिंग, हिज पॉलिटिकल थॉट इज़ नोन टू अस चीफली थ्रू प्लेटोज वर्क। तो जो सोक्रेट्स का जो पॉलिटिकल वर्क है या जो पॉलिटिकल थॉट है, वो सब हमारे मैं प्लेटो बोल रहा हूँ, सोक्रेट्स के, वो सब प्लेटो के काम से ही हमें दिखता है। प्लेटो ने जो लिखा, प्लेटो ने जो अपने थ्योरी में अपने थिंकिंग, अपने पॉलिटिकल थॉट दिए, उनसे ही पता चलता है। सो फॉर द ऑल पॉलिटिकल पर्पसेस प्लेटो इज़ द पायनियर ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो प्लेटो को पायनियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट माना जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है प्लेटो का, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोलिश, तो समझिए। इन फैक्ट द ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड फिलोसफी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थॉट मे बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी। तो इन सभी जो लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, साइंस है, फिलोसफी है ना, पॉलिटिकल थॉट, इस सभी को आप शुरू से देखेंगे तो आपको एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी को देखना पड़ेगा और आपको समझ में आए कि अच्छा यहाँ से शुरुआत हुआ था। सो एलुसिड द फाउंडर ऑफ द जियोमेट्री, एलुसिड किसी पर्सन का नाम है जो जियोमेट्री का फाउंडर है। वॉज बोर्न इन ग्रीस इन द 3rd century BC। तो उनका जन्म हुआ था 3rd century BC में, ठीक है। द मेथडोलॉजी ऑफ जियोमेट्री प्रूव्ड इमेंसली यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग। तो जियोमेट्री का जो मेथडोलॉजी डेवलप किया एलुसिड साहब, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया साइंटिफिक डेवलपमेंट में और साइंटिफिक थिंकिंग में, है कि नहीं। चलिए, देन मेनी ग्रीक फिलोसफर्स एंड टीचर्स ऑफ द फिलोसफी dwelled on certain fundamental questions which are considered to be relevant even today। तो बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स एंड टीचर्स ऑफ फिलोसफी
उन्होंने भी बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या किए, एड्रेस किया, जो आज भी हमारे जीवन में क्या है, रिलेवेंट है भी है। फॉर एग्जाम्पल दे इंक्वायर्ड इनटू द नेचर ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस, तो उन्होंने जस्टिस और ट्रुथ के बारे में खोजना शुरू किया। नॉलेज एंड रीजन, कि नॉलेज क्या है, रीजन क्या है, टाइप्स ऑफ वर्च्यू क्या है, गुण क्या है ना, फाउंडेशंस क्या है, फाउंडेशंस ऑफ द ऑथोरिटी एंड रूल ऑफ लॉ क्या है, एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया। अब अगर रूल ऑफ लॉ ना होता तो आज क्या होता है ना, वो बोलता है ना मत्स्य न्याय, जो बड़ा मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगा, ये वाली बात हो। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर, है ना, और सुन भी पा रहे होंगे आप लोग। The whole tradition of Western political thought originated in thinking about the life of the polis that refers to the ancient Greek city states। तो यहाँ पोलिस का जो मतलब है उसका मतलब है एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, यानी जैसे अभी मान लीजिए अपना कोई सिटी है, मैं अभी जैसे पटना में हूँ तो पटना इज अ सिटी, तो अब मान लीजिए तो उसी समय उस समय ग्रीक में पोलिस एक एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट था, ठीक है, यानी एक छोटा सा अब बोलो टेरिटरी जिसे ग्रीक सिटी स्टेट बोला जाता है। द टर्म पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पोलिस इटसेल्फ। तो ये जो टर्म है पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, ये दोनों पोलिस से ही निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इस जर्नी में आपको बोर नहीं होने का, सबसे पहली बात यू शुड बी ए क्यूरियस, एक बच्चे की तरह आपको क्यूरियस होना पड़ेगा कि क्या बातें कह रहा है, किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। जब लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप जब लॉजिक लगाओगे आप तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछोगे खुद से तो फिर चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें बोर होने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अभी इंजॉय करूँ, ठीक है। सो एंशिएंट ग्रीस कंसीडर ऑफ सेवरल सिटी स्टेट्स, क्या बोला, एंशिएंट ग्रीस कंसिस्टेड ऑफ सेवरल सिटी स्टेट्स। तो एंशिएंट ग्रीस में क्या बहुत सारे सिटी स्टेट था, उसमें से एक पोलिस था, ठीक है। द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर सेपरेटेड, सिटी स्टेट्स के बारे में बता रहा है। द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट एंड सी एटसेट्रा, उसी को सिटी स्टेट्स बोला जाता है। जो नेचुरल बाउंड्री से, जैसे आपका कुछ स्टेट्स है या कुछ एरिया है, वो क्या है, मान लीजिए कि वो नदी से घिरा हुआ है, या बाउंड्रीज ऐसा है कि इस पार कोई दूसरा शहर है और उस पार कोई दूसरा शहर है, और बीच में क्या है, बीच में आपका अथी है, बहुत घना जंगल है, उस तरीके से, है ना। तो नेचुरल बाउंड्रीज के तौर पे काम करता है वो घना जंगल। या जैसे माउंटेन है तो माउंटेन ही है, जैसे अपना हिमालय है तो कैसे है, उधर चाइना को उधर काट के रखा है और इधर इंडिया को काट के रखा है, तो एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पे काम करता है ना। सो दीज सिटी स्टेट्स बर्ड्स, हाँ अच्छा ठीक है। अगर मैं किसी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को अगर गलत पढ़ूँ, अगर गलत मैं उसे समझा रहा हूँ तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिएगा, कमेंट में उसे बताइएगा कि यहाँ पे आपने गलती किया, यहाँ पे आपने गलत एक्सप्लेन किया, तो उससे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ होने का पॉसिबिलिटी रहता है, इसलिए मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है। सो दीज सिटी स्टेट्स वर सो आइसोलेटेड दैट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, these city states were so isolated that transport and communication between them were very difficult। तो इस तरीके से आइसोलेटेड था कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट। आज ना है कि इंटरनेट का सुविधा, उस समय थोड़ी ना इंटरनेट था। सो ईच ऑफ देम was required to develop its own self-sufficient economic life as well as independent political system। तो इकोनॉमिक लाइफ खुद का डेवलप करना है और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप करना है, क्योंकि इस तरीके से बाउंड्री है कि ना आप उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं। तो अपना अपना काम, अपना अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कीजिए। However, in spite of the
जोग्राफिकल सेपरेशन, तो जो जोग्राफिकल सेपरेशन होने के बावजूद भी दिस सिटी स्टेट्स पर कल्चरली वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दे स्पोक का क्या बोल रहा है, बिकॉज दे स्पोक अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज एंड लार्जली फॉलो कॉमन रिलीजियस ट्रेडिशन। मतलब कि इतने अलग होने के बावजूद भी, दोनों का नेचुरल बाउंड्रीज के बावजूद भी क्या है कि आपका फिर भी लैंग्वेज सेम है, तो यूनिफॉर्म लैंग्वेज है सिटी स्टेट्स का, है ना, और जो रिलीजन है, रिलीजन भी कॉमन है, समझे। इस वजह से चीज़ें क्या है, चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा ठीक करूँ क्योंकि इधर निकल जा रहा है, समझे कि नहीं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, दिख तो रहा है ना, हाँ चलिए। सो रिलीजियस ट्रेडिशन की वजह से भी, है ना, तो फॉलोड बाय कॉमन रिलीजियस ट्रेडिशन की वजह से भी आपस में कल्चरल एक्सचेंज होता है इस तरीके से, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम बिलीव इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स, तो सब के सब जो सिटी स्टेट्स का सब के सब जितने व्यक्ति हैं सब बिलीव करता है कि बहुत सारे भगवान हो सकता है, बहुत सारे, है ना, नेचुरल लॉज हैं वो भी हो सकता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस गॉड्स जीसस एंड अपोलो वर वेरी क्लोज टू द ग्रीक हार्ट। तो ग्रीक्स लोग मानते थे कि जो सबसे अच्छे भगवान हैं या जो सभी के मन में हैं प्रोमिनेंट गॉड्स, वो क्या है, जीसस है या अपोलोस है, ठीक है। दिख रहा है ना जी, दिख रहा है कि थोड़ा सा इसका अधिक किया जाए, हाँ अब आई होप दिख रहा होगा, चलिए। सी इन अर्ली ग्रीक हिस्ट्री टिल द 8th century BC 8th century BC तक क्या बोल रहा है कि किंगशिप ऑफ मोनार्की वाज द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द सिटी स्टेट्स। क्या बोल रहा है कि किंगशिप ऑन मोनार्की वाज द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द सिटी स्टेट्स। तो 8th century, अर्ली 8th century तक किंगशिप यानी राजा रानी और मोनार्की, जैसे अभी ब्रिटेन में कैसे है मोनार्की सिस्टम, ठीक है, उस तरीके से, या अभी बहुत सारे देश में जैसे भूटान में है तो किंगशिप चलता है कि राजा के बेटा राजा बनेगा और राजा जो कहेगा वही सर्वमान्य है, ठीक है। सो सिटी स्टेट्स में क्या था, किंगशिप चलता था। बट फ्रॉम अराउंड 700 BC यहाँ पे, बट अराउंड 700 BC मोस्ट ऑफ द सिटी स्टेट्स कम्स टू बी कंट्रोल बाय द ओलिगार्सीज, ठीक है। ओलिगार्सी का मतलब क्या होता है आप बताना हमें कमेंट में, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत सारे आपके सिटी स्टेट्स 700 BC के बाद से क्या हुआ, ओलिगार्ची ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन ड्यू कोर्स दीज ओलिगार्सीज हैज़ टू फेस इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। तो इन समय में इसी के साथ साथ इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया, ठीक है। बाय 500 BC many city states come to be ruled by tyrants, एक ऐसा रूलर जो किसी का नहीं सुनता है ना, उसी को टायरेंट्स बोलिए। तो बहुत सारे रूलर्स इसी समय टायरेंट्स के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया। सो ओरिजिनली दीज रूलर्स केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स का मतलब है जनता को, केयर अपने जनता को करता था, बट लेटर दे बिकम करप्ट एंड क्रूअल। तो धीरे धीरे क्या कर, पहले तो अच्छा था कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से चला रहा है, काम सही से कर रहा है, बाद में क्या धीरे धीरे अपने जनता के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया, है ना, करप्ट हो गया, खुद ही करप्शन में लीड हो गया, और तो और कुरियल भी, है ना, कुरियल भी हो गया, कुरियल ही बोलता है ना, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन इन मोस्ट ऑफ दिस सिटी स्टेट्स अरिस्टोक्रेसीज वर एस्टैब्लिश। तो बहुत सारे सिटी स्टेट्स में अरिस्टोक्रेसी एस्टैब्लिश विद द पॉपुलर सपोर्ट।
तो अरिस्टोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ। लेटर इन मेनी सिटी स्टेट्स अरिस्टोक्रेसीज वर रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसीज। तो बहुत सारे सिटी स्टेट्स में अरिस्टोक्रेसी जो है रिप्लेस कर दिया गया डेमोक्रेसीज के, जो आज डेमोक्रेसीज है, ठीक है। सो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट फ्लोरिश्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ दिस एक्सपीरियंस। क्या लिखा है कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट फ्लोरिश्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंस। सो जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है वो फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ इन सभी बैकड्रॉप के पीछे, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि प्लेटो हो या अरिस्टोटल हो, या अरिस्टोटल ही था ना, क्या सोक्रेट है ना, प्लेटो का गुरु सोक्रेट, ये लोग इतने महान लीडर कैसे बना, या बैकग्राउंड क्या था, है ना। स्टोरी का बैकग्राउंड जैसे आपको चीज़ें समझ में आएगा ना, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। देखिए, किसी भी लीडर को समझने के लिए क्या है, उसके बैकग्राउंड को समझ जाइए, वो व्यक्ति ऐसा क्यों थ्योरी दे रहा है, फिर आपको समझ में आ जाए कि अच्छा प्रॉब्लम इच है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी वैसा ही देगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी फाउंड इन सम ग्रीक सिटी स्टेट्स वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी इन इट्स मॉडर्न सेंस। तो आज का जो डेमोक्रेसी है उससे उस समय का जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में डेमोक्रेसी चल रहा था वो उस तरीके का नहीं था, वो अलग डेमोक्रेसी है, आज वाला जो डेमोक्रेसी अलग है। सो टुडे यूनिवर्सल सिटीजनशिप इज़ रिगार्डेड टू बी नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो सभी को सिटीजनशिप है, यानी डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, कि अगर एक लेवल के बाद सभी व्यक्ति को क्या वोट डालने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, जो बेसिक क्राइटेरिया है अभी डेमोक्रेसी का, ठीक है। सो इट इज़ अ रूल बाय द पीपल एज सच, तो अभी क्या है, इट इज़ अ रूल बाय पीपल, है ना, रूल बाय पीपल। और लोग की एक अच्छा सा डिफिनेशन है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी का भी। उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई बड़ी महान व्यक्ति दिए थे वो डिफिनेशन, इमैनुअल कांट शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है। सो इट इज़ अ रूल बाय पीपल एज सच, नोट बाय द सेलेक्टेड फ्यू, बट इन ग्रीक सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस। तो ग्रीक सिटी स्टेट में से एक सिटी स्टेट्स का नाम था एथेंस। देयर वर अबाउट 4 लाख इनहेबिटेंट्स, तो 4 लाख लोग वहाँ पे थे। ऑफ दिस अबाउट 12,50,000 वर स्लेव्स और एलियंस हु हैड नो पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एनी काइंड। तो जिसमें से इतना लोगों के पास तो कोई पॉलिटिकल राइट ही नहीं था, जो कि कोई व्यक्ति स्लेव के तौर पे काम कर रहा था, कुछ एलियंस था। देन ऑफ 1,50,000 फ्रीडम और फ्री मैन और सिटीजन्स, जिसमें से आपको 1.5 लाख लोग फ्री मैन और सिटीजन्स थे। वुमेन हैड नो पॉलिटिक, जबकि वुमेन के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है ना। आज हम लोग वुमेन हो मैन हो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी को मिलेगा। ऑफ द रिमेनिंग सिटीजन्स एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड रिटायर्ड सिटीजन्स, ये सब को भी खाली कर दीजिए। ओनली अ स्मॉल नंबर्स वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स, तो बहुत ही छोटे से नंबर एक्टिव था पॉलिटिक्स में। सिंस इट वाज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज़ वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली रन देयर गवर्नमेंट, तो इट इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ सरकार खुद से सिटीजन्स क्या है चला रहा है, एंड नोट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे आज रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलाया जाता है, उस समय रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं था। सो ओनली द एक्टिव सिटीजन्स प्रेजेंटेड दमसेल्व्स एट द जनरल असेंबली, तो जो एक्टिव सिटीजन्स है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, काम करना चाहता है, वही क्या
वही कर क्या रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, पॉलिटिकल, है ना, क्या बोल रहा है, देयर गवर्नमेंट एंड नॉट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जनरल असेंबली में, ठीक है। सिटीजन्स प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एट द जनरल असेंबली which डिस्कस एंड डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में कौन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वही जाता है, वही कानून बनाता है, डिस्कशन करता है, डिबेट करता है और हमारे लिए अच्छे कानून बनाता है। लेकिन उस समय क्या था, जितने पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करेगा जनरल असेंबली में। दे ऑल्सो हैड अ सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट भी था, विच कंसिस्टेड ऑफ ओवर 1000 मेंबर्स, जिसमें 1000 मेंबर्स था, सेलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन्स बाय रोटेशन के थ्रू सेलेक्ट करते थे, ठीक है। सो इन द ग्रीक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिविलेज फ्यू, तो कुछ प्रिविलेज लोगों के पास ही पॉलिटिकल राइट्स था। हाउएवर विदिन द क्वालिफाइड सिटीजन्स, दे मेड नो डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन रिच एंड पुअर, तो क्या बोल रहा है, अगर विथिन द क्वालिफाइड सिटीजन्स दे मेड नो डिस्क्रिमिनेशन, जो क्वालिफाइड सिटीजन्स था पॉलिटिकल राइट्स के लिए, तो उनके अंदर क्या किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि आप गरीब हो अमीर हो, है ना, इस पे बात पे नहीं, यानी पॉलिटिकली एराउज्ड है तो उसके सामने गरीबी अमीरी नहीं चलेगा, ठीक है। और हाई और लोअर सोशल स्ट्राटा की वजह से, सो ऑल सिटीजन्स एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन दिस सेंस द ग्रीक वर फेयरली फैमिलियर विद द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ग्रीक्स लोग डेमोक्रेसी से क्या थे, फैमिलियर थे, अनजान नहीं था, है ना, अनजानी राहों पे यूं ही नहीं निकल जाता था, समझ रहे हैं, जाना पहचाना लोग था, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्या है, देखिए अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, है ना, तो इसमें क्या है कि आपको चीज़ें एक एक करके चीज़ें समझ में आ जाएगा। एंड आप क्या कीजिए, नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठिए। अगर आपके पास बुक है तो सोने पे सुहागा है, बुक लेकर बैठिए, ठीक है। और फिर वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब बैकग्राउंड है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जनरेट कैसे हुआ, ठीक है। आज जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, या फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुआ, समझ रहे हैं। तो इसका फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो अब बोलो कि क्या बोलता है उसको, शुरुआत कहाँ से हुआ, ठीक है। बाकी जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लगेगा उसको स्किप करके देख लीजिएगा। और मेरा तो क्या है, मजबूरी है कि मैं स्किप नहीं कर सकता, है ना, तो मैं तो पूरा पढ़ाऊँगा ना, ठीक है। चलिए, एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो एथिक्स के ऊपर ही पॉलिटिक्स बनाया गया है। पॉलिटिक्स बनाने का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को इक्वल्स राइट मिले, है ना, डेमोक्रेसी बनाया इसलिए गया है ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। चलिए, सो एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, पेपर और पेन लेकर बैठिए, जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, सो एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, क्या बोला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन डेवलप्ड एज अ सिक्वल टू एथिक्स। तो पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन डेवलप एज अ सिक्वल टू एथिक्स, यानी सिक्वल का मतलब क्या होता है,
तो नहीं पता, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट, पता होगा तो बताइए कमेंट में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट इन ग्रीक पोलिटिकल ट्रेडिशन पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन डेवलप्ड एज अ सिक्वल टू एथिक्स। यानी अगर मैं समझूँ अपने हिसाब से तो यानी जैसे जैसे एथिक्स डेवलप हुआ ठीक उसी तरीके से, अब जैसे जैसे पॉलिटिक्स डेवलप हुआ ठीक उसी तरीके से एथिक्स भी डेवलप हुआ, लेकिन जो फाउंडेशन है वो क्या है? एथिक्स है। तो एथिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स डेवलप हुआ, ठीक है। आई थिंक यही होगा सीक्वल्स का मतलब। अब आगे क्या होगा आप देखिएगा। सो अरिस्टोटल निकोमैकियन क्या लिखा है? निकोमैकियन एथिक्स, हाँ अरिस्टोटल साहब का जो बुक है, अरिस्टोटल्स का जो निकोमैकियन एथिक्स है, हैज़ क्लोज्ड बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज स्टडी ऑन पॉलिटिक्स। तो वो इसी चीज़ पे ही बात करता है, एथिक्स पर ही बात करता है, और एथिक्स के ऊपर ही वो पॉलिटिक्स को डेवलप करते हैं। श्योरलियर प्लेटो हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरिंग अर्लियर Plato has treated the problem of discovering the nature of justice, obviously a problem of ethics. The nature of justice is also a problem of ethics, ठीक है, as the central problem of politics in his celebrated work The Republic। तो जो प्लेटो का जो बुक है रिपब्लिक, उसमें भी उन्होंने नेचर ऑफ जस्टिस के बारे में बात किया है, जो कि उसे आप सही से समझोगे तो वो भी एक क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स है, ठीक है। सो नाउ अरिस्टोटल साउट टू बैंक ऑन हिज डॉक्ट्रिन ऑफ द गोल्डन मीन एज इनंसिएटेड इन हिज निकोमैकियन एथिक्स। तो गोल्डन मीन के बारे में बात करते हैं अरिस्टोटल साहब। सो टू एवॉल्व हिज मॉडल ऑफ द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉलिटिक्स। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो मिक्स हो, है ना, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलिए, दिस फ्यूजन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन बिलीफ ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स दैट द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द शेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो जो पॉलिटिक्स और एथिक्स का मिक्सचर जो इन्होंने किया, इसकी वजह से जो एंशिएंट ग्रीक्स है वो क्या समझते हैं? स्टेट्स दैट एंशिएंट ग्रीक्स क्या बोला भाई? दिस फ्यूजन ऑफ द एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन बिलीफ ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स। अच्छा, जो एंशिएंट ग्रीक्स का यानी ग्रीक्स के जो लोग थे वो लोग बिलीव करते थे कि स्टेट्स इसलिए बनाया गया है ताकि लाइफ को अच्छा बनाया जा सके, है ना। तो स्टेट इसलिए आया है, स्टेट्स का मतलब क्या? सरकार इसलिए बनाए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसलिए हम लोग डेवलप किए हैं ताकि हमारा जीवन अच्छा हो, बेहतर हो, ठीक है। तो वो बोल रहा है डैट एंशिएंट ग्रीक्स डैट बिलीव करता है डैट द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो लाइफ को बचाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, ठीक है, और दूसरा लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। सो परस्यूट ऑफ द गुड लाइफ इज ऑब्वियसली एन इशू ऑफ द एथिक्स विच रिसर्च इट्स लॉजिकल कंक्लूजन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स। तो अगर एथिक्स है, परस्यूट ऑफ गुड लाइफ इज ऑब्वियसली एन इशू ऑफ एथिक्स, तो अच्छा लाइफ बनाना है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स। तो इशू क्या है? एथिक्स का इशू है। तो आपको लॉजिकल कंक्लूजन पर जाना पड़ेगा कि अगर स्टेट अच्छा है तो आपका लाइफ भी अच्छा है, ठीक है जी। कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, एथिक्स जैसे ये बता रहे हैं कि एथिक्स का मतलब क्या है, पढ़ दे क्या आपके लिए? पढ़ देते हैं, देखिए। एथिक्स refers to a branch of learning concerned with the principles of good conduct। यानी एथिक्स एड्रेस करता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एथिक्स में ये चर्चा होगा कि भैया क्या पढ़ाना सही है या गलत है। अगर गलत है तो कैसे गलत है, अगर सही है तो कैसे सही है
है ना। तो ये सारे बात इस पे डिस्कस किया जाता है कि क्या सही है तरीका, क्या गलत तरीका है। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए टेंशन फ्री रहिए आप। इट इंक्वायर्स इनटू द, जैसे जो वो नए स्टूडेंट है तो आप घबराओ मत, ये सारे चीज़ इसमें कवर होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, इस जर्नी को कंटिन्यू करने दीजिए, फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। इट इंक्वायर्स इनटू मोरल बिलीव्स, है ना, कि आप सोचते क्या है, रूल अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से करेंगे तो गलत माना जाएगा और क्या तरीका से करेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए भैया, फ़ोन आ रहा है।